लॉटरी। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आई तो मेरे दोस्त रमेश के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करी। किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर ही में ही, मगर रमेश को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कुछ कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हज़ार उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राज़ील और टिकमटू और होनोलू, यह सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आदि ही तरह महीनों 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ रहने के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृद्ध ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5 हज़ार से ज़्यादा का डोल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20 हज़ार मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आए तो उसके हाथ धोला बिना आए लगेगा। वह आत्म अभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहाँ करता था भाई। किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा, और वह मांगेगा भी तो कैसी। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम सांझे में एक टिकट ले लें। मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं से कोई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। रमेश ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं, कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपये से कम की न थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। रमेश फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नकद लिए बगैर साझा न करूँगा। अब मुझे ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपये से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे थे। मैं स्कूल मास्टर हो गया और रमेश मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, अब चूल्हे चाटे या दीमक हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछकर एक बड़ा सा गट्ठर बांध मास्टर था किसी बूढ़े सेलर की दुकान पर किताब बेचने चला गया। मुझे सभी पहचानते थे, इसीलिए यह रमेश के आधा घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थी, पर यह 10 रुपये उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। रमेश इतना संतोषी ना था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत हैं भाई। मगर ज़िंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो न खर्च करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50,000 रुपये साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। रमेश ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से से
2 लाख मुझे न दे दोगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं, मैं सिर को सारी गृहस्थी का बोझ है। 3 बहनों का विवाह है, तो 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उन्हें ब्याज से काम चलाऊंगा, कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। रमेश ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के ब्याज की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में ब्याज की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। रमेश भी अपनी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के सांझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा, लेन देन में ब्याज भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब ताब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो किसी को रुपया न देना चाहिए, और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, फिर तो कोई झटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय है। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। रमेश ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखी पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतज़ार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारे आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के बाद और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांध करते और इस साए की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का पूरा रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। रमेश ने राम दर्शक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पड़ना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय पत्नी की नाज बर्दारी में ही बहुत से रुपए उठ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैंने तो विवाहित जीवन से इतना विरत नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा कोई नहीं हो सकता। रमेश जरूर से ज़्यादा तुनुक मिजाजी से बोला, खैर अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक हो। कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा। अपने मज़े से चाहा और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे? अब तक आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? और जो कभी दुर्भाग्य से पति पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले आ रहे थे डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और बच्चे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें, और वह गुलछर्रे उड़ाए। मौका मिला तो मशहूर किया कि आपको बुखार हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह रमेश के बच्चों छोटी बहन थी। वो कोई 11 साल की, छठी में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ गए हुए। रमेश ने बिगड़कर वह कहा, तुम बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुम्हें बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा,
कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखने कोई जादू मंत्र जगाते हो। रमेश ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंदिर जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 रुपये जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोलती, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दाने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी चीं चपड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दे, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ अब कभी निसफल नहीं होती। मैंने मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं। अब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दूसरे मूसलाधार बारिश हुई थी। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने रमेश की अर्थपूर्ण यात्रा में आंखों से देखा। रमेश ने मुझे आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। रमेश ने कुंती से कहा, अच्छा, तुझसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। अब मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर, अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई, वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मंड देने की प्रतिज्ञा की तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच गई सही सकी थी। वह जरा भी बात न पची, सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वह खबर फैला गई। अब जिसे देखिए रमेश को डांट रहा था। अम्मा भी, चाचा भी, पिता भी केवल रमेश की शुभकामना से या और किसी के भाव से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमामत की सूची देने लगी। सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते? और तुम्हें भी मास्टर साहब बिल्कुल गोगा था वो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे? उसे और चौपट किए डालते हो। रमेश तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते? कहीं रूठकर 1-2 जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतारा। इसकी मोहब्बत में लड़का बिगड़ जाता है और उपदेश कुशल तेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई और होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी लिया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सीधा गिरफ्तार कर लिया और इतना बिगड़ते हुए देखकर इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनका क्रोध शांत करना पड़ा और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए। दादा के मैं ना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर में ज़मीन पर बेसूड़ पड़े नजर आए। रमेश के पिताजी पहले ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक, मगर अब दोनों ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते, धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। रमेश के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था।
वह साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।